उन दिनों उधमपुरी गांव में राजा कुंवर वीर सिंह का राज्य था, जो स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे और दयालु थे। लेकिन उनकी पत्नी मधुमती बहुत ही हठी और गुस्सैल स्वभाव वाली स्त्री थी, जिसके कारण महाराज बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन राजा अपने दरबार में मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे कि तभी महाराज महाराज अरे महारानी, आप यहाँ इस वक्त दरबार में क्या कर रही हैं? महाराज, मुझे आपसे अभी के अभी बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन महारानी, अभी हम दरबार में बैठे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? महाराज, हमें लगता है कि आपको इस वक्त महारानी जी की बात सुन ही लेनी चाहिए। हम इस जरूरी चर्चा को कल कर लेंगे। महाराज अपनी रानी मधुमती के गुस्से को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो महामंत्री की बात मान लेते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं। क्या बात है महारानी, ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आपको यूं इस तरह दरबार में आना पड़ा? क्या आपको मेरा आना इतना बुरा लगा? मैं उधमपुरी की महारानी मधुमती अब क्या अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बात क्या है? बात कुछ ऐसी है कि वो मेरी जूनागढ़ वाली बहन है ना, रानी सीतामणि। हाँ हाँ, उसे क्या हो गया? क्या महाराज, आप भी भला उसे क्या होगा? वो दरअसल उनके यहाँ से संदेश आया है। वो उन्होंने अपने नए महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया है, जिसके लिए हमें जाना है। ओह, तो ऐसी बात है। ऐसा करो, आप कुछ दासियों को लेकर उनके यहाँ हो आइए, और हाँ, जाने से पहले राज खजाने से कुछ हीरे जेवरात भी ले जाइएगा, उनके लिए भेंट के रूप में। ये सुनकर महारानी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भरे समाज में हमारी इज्जत खराब करवाना चाहते हैं क्या? इतने बड़े यज्ञ में अगर हम अकेले गए तो हमारे राज्य की कितनी बदनामी होगी। महारानी, बात समझने की कोशिश करिए। वो दरअसल मुझे दरबार में कई जरूरी काम है, जिसे छोड़कर जाना सही नहीं होगा। वो सब मैं नहीं जानती, आपको चलना है मतलब चलना है। और फिर रानी वहाँ से चली जाती है और बेचारे महाराज चिंता में बैठ जाते हैं। हे ईश्वर, पता नहीं इसे कब बुद्धि आएगी। अगले दिन ना चाहते हुए भी महाराज जूनागढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर महाराज और महारानी अपने कुछ सिपाहियों के साथ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनका रथ चालक मधु कहता है, महाराज, आगे घना जंगल है और कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला है। मुझे लगता है हमें आज रात यहीं विश्राम कर लेना चाहिए। क्या विश्राम? अभी 2 कोस चले नहीं, तुम थक गए मधु। अरे भाग्यवान, तुम इस बेचारे पर क्यों गुस्सा करती हो? ठीक है तो कह रहा है। मधु, रात होने वाली है, ऐसे में घने जंगल में जाना भला कोई बुद्धिमानी की बात है क्या? ठीक है, आप भी ना अपने नौकरों को बहुत सिर पर चढ़ा कर रखते हो। और फिर सारे लोग थोड़ी देर वहीं विश्राम के लिए रुक जाते हैं। सारथी मधु, मुझे लगता है कि हमें भोजन के लिए कुछ फलों का इंतजाम कर लेना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं जंगल से कुछ खाने को ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम अकेले मत जाओ। वैसे भी तुम्हें रथ चलाना आता है, शिकार करना नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। इसके बाद राजा अपने सारथी मधु को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। इधर रानी अपने एक सिपाही मयूर सिंह से कहती है, मयूर सिंह। जी महारानी जी। हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं हम यहीं आसपास में टहलने लगते हैं, तब तक महाराज और मधु भी लौट आएंगे। जैसे आपकी आज्ञा महारानी जी। और फिर दोनों जंगल की दूसरी तरफ टहलने को चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर रानी मधुमती को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है, जिसे देख वो कहती है, मयूर सिंह, लगता है वहाँ किसी की झोपड़ी है, हमें चलकर देखना चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, हो सकता है वहाँ कुछ आग जलाने को और खाने पीने को भी मिल जाए। जो आज्ञा महारानी जी।
और फिर दोनों उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। मयूर सिंह, जल्दी से इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। लेकिन महारानी जी, पता नहीं ये किसका घर है, और यूं किसी की मर्जी के बिना दरवाजा तोड़ देना क्या उचित होगा? मयूर सिंह की बात सुनकर रानी मधुमती का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। क्या कहा? अब तुम्हारे जैसा पिद्दी सा सिपाही मुझे उधमपुरी की रानी मधुमती को ये समझाएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित? नहीं नहीं महारानी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था, हो सकता है ये घर किसी गरीब का हो। पता नहीं बेचारे ने कितनी मेहनत से इस झोपड़ी को बनाया हो। मयूर सिंह, जितना कहा जाए बस उतना ही किया करो, समझे? मयूर सिंह के लाख समझाने पर भी जब रानी मधुमती नहीं मानती तो आखिरकार वो उस झोपड़ी का दरवाजा तोड़ ही देता है। झोपड़ी के अंदर एक कोने में कुछ फल फूल और थोड़ी सी लकड़ियां भी रखी हुई थी, जिसे देख रानी बोलती है, अरे वाह, देखो तो बैठे बिठाए भोजन भी मिल गया और आग तापने के लिए लकड़ियां भी। बेकार में महाराज भोजन की तलाश में मेहनत करने गए। और फिर रानी उन लकड़ियों को जलाकर आग तापने लगती है और रखे हुए फलों को भी खाने लगती है कि तभी दुष्ट रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे हमारी झोपड़ी में आने की? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तपस्वी जी, उधमपुरी की रानी है हम, आपके लिए दूसरा झोपड़ा बनवा देंगे। क्या? एक तो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में घुसाई और ऊपर से धन दौलत का घमंड दिखाती हो। बाप रे, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा? तभी उस ऋषि की नजर बचे हुए फलों पर पड़ती है। ये फल फूल लकड़ियां तो मैंने यज्ञ के लिए रखे थे और तुमने इन्हें झूठा कर दिया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया, आपके लिए दूसरा मंगवा देते हैं। क्या? तुम्हारा ये दुस्साहस? मूर्ख रानी, हट के आगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत घमंड है ना तुझे? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यहाँ हट, कटु वचन और घमंड तेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन रानी पर ऋषि सुनक की बातों का कोई असर नहीं होता और अपनी आदत से लाचार रानी मधुमती वापस लौट जाती है। अगली सुबह सभी लोग जूनागढ़ के लिए निकल पड़ते हैं और महल में पहुंचते हैं। बहन सीतामणि, अरे रानी मधुमती, आप आ गई। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद रानी सीतामणि अपनी बहन को महल दिखाने ले जाती है। देखो बहन, इस महल की नक्काशी तो देखो। ये महल महाराजा श्लोक सिंह ने खास मेरे लिए बनवाया है ना अद्भुत? ठीक ठाक ही है। कभी हमारे राज्य आओ, वहाँ तुम्हें इससे भी अधिक सुंदर सुंदर महल देखने को मिल जाएंगे। अच्छा लगता है, फिर तो कभी आना पड़ेगा तो उधमपुरी जरूर आएंगे। अरे क्या तुम्हें बताया क्या महाराज ने? मेरे लिए एक ऐसा ही विशेष महल बनवा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब महल बन जाए तो मुझे जरूर बुलाना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपने राज्य वापस लौटने के बाद रानी मधुमती के दिमाग में सिर्फ महल बनवाने की बात चल रही थी। एक दिन जब राजा अपने महल की बगीचे में बैठे हुए थे, तभी महाराज, आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या बात है महारानी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशानी की तो बात है महाराज। आप कहना क्या चाहती हैं, जरा साफ साफ कहिए। ठीक है, फिर साफ साफ सुनिए महाराज। मैंने बातों बातों में अपनी बहन सीतामणि से कह दिया है कि आप मेरे लिए एक वैसा सुंदर ही और अद्भुत सा महल बनवा रहे हैं। क्या? जी महाराज, अब आपको किसी भी हालत में वैसा ही एक अद्भुत सा महल का निर्माण करवाना होगा। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि वो महल किसी खास शिल्पकार ने बनाया है। आपने बिल्कुल सही सुना है। चाहे जो हो, आपको उस शिल्पकार को ढूंढना ही होगा और ठीक वैसा ही महल मेरे लिए बनवाना होगा। ये कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और बेचारा राजा सोच में पड़ जाता है। हे ईश्वर, अब मैं उस शिल्पकार को कहां से ढूंढ कर लाऊं? क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बताएं महामंत्री जी,
महारानी का गुस्सा और जिद तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रही हैं। समझ नहीं आता कैसे इन्हें समझाऊं। अब ऐसी क्या बात हो गई महाराज? आप एक काम कीजिए महामंत्री जी, पता कीजिए कि जूनागढ़ में उस नए महल का निर्माण किस शिल्पकार ने किया है और उसे ढूंढकर मेरे पास ले आइए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आज्ञा अनुसार महामंत्री पूरे राज्य में घोषणा कर देते हैं कि जो कोई भी उस शिल्पकार को ढूंढ कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। और फिर आखिरकार शिल्पकार गिरधर का पता चल ही जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, पता चला है कि जिस शिल्पकार को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम गिरधर है और वो दूर उस पहाड़ी के पार रहता है। बंसीलाल, तो फिर तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो महाराज, मैंने अपने कुछ आदमियों को उसके पास भेजा भी था, लेकिन क्या बंसीलाल? महाराज, वो शिल्पकार बड़ा अड़ियल किस्म का है। वो अपनी मर्जी के बिना किसी के भी पास नहीं जाता, फिर चाहे वो कोई राजा ही क्यों ना हो। अगर ऐसी ही बात है तो कल हम खुद उसके पास जाएंगे और देखते हैं कि वो हमें कैसे मना करता है। अगले दिन राजा उस शिल्पकार के पास जाने की तैयारी में लग जाते हैं कि तभी रानी मधुमती वहाँ पर आ जाती है। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? पता नहीं वो जगह यहाँ से कितनी दूर है, बेकार में आपको परेशानी होगी। महाराज, आप बहुत भोले हैं। हो सकता है वो शिल्पकार आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले और आने से मना कर दे। राजा के समझाने के बाद भी रानी नहीं मानती और आखिरकार राजा उन्हें साथ ले चलने को तैयार हो जाते हैं। राजा अपने सारथी मधु और रानी मधुमती के साथ शिल्पकार की खोज में निकल पड़ते हैं। जंगल में काफी दूर चलने के बाद आखिरकार एक पहाड़ी के पीछे एक गांव हरिपुर आता है। अरे भाई, जरा सुनना। जी कहिए। ये शिल्पकार गिरधर का घर कहाँ है? वो उस झोपड़े को देख रहे हैं, वही है शिल्पकार गिरधर का घर। इसके बाद सभी उस झोपड़े के पास पहुंचते हैं। गिरधर, ओ गिरधर, अरे कोई घर पर है भी कि नहीं? तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है। अरे कौन हो भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जरा सोच समझ के बोलो भाई, तुम उधमपुरी के महाराज राजा कुंवर वीर सिंह के सामने खड़े हो। माफ करिएगा महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो दरअसल हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। क्या लेने? पर क्यों? हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए ठीक वैसा ही महल तैयार करके दो जैसा तुमने जूनागढ़ के महाराज श्लोक सिंह के लिए किया था। लेकिन महाराज। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें बस चलना ही है। चाहो तो इसके लिए मुंह मांगा इनाम ले लो। लेकिन महारानी जी। अगर एक शब्द भी और कहा तो हम तुम्हें अभी कैदी बना लेंगे। हठी रानी शिल्पकार को बोलने का मौका ही नहीं देती और आखिरकार शिल्पकार साथ चलने को तैयार हो ही जाता है। वापस लौटते समय रानी बोलती है, महाराज जरा रुकिए। क्या हो गया रानी मधुमती? महाराज, मैंने अभी एक बहुत सुंदर तोता देखा है। मुझे वो तोता किसी भी हाल में चाहिए। क्या तोता? इतने घने जंगल में वो तोता कैसे मिलेगा भला? महाराज, अभी तो यहीं किसी पेड़ पर बैठा हुआ था, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आप एक बार देखिए तो भला। महाराज रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। ठीक है गिरधर, तुम हमारे साथ चलो और मधु तुम यहीं रानी के पास रहना। जी महाराज। इसके बाद दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और फिर उस तोते की तलाश में दोनों काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन कहीं भी वो तोता नजर नहीं आता। काफी दूर चलने के बाद महाराज, मुझे लगता है कि वो तोता कहीं दूर उड़ गया होगा। वैसे भी इतने घने जंगल में एक तोते को पकड़ पाना कहाँ संभव है। तुम ठीक कहते हो गिरधर, अभी यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। और फिर जैसे ही महाराज पीछे मुड़ते हैं, उनका पैर एक सांप के ऊपर पड़ जाता है जो वहीं पत्तों के बीच छुपा हुआ था। हे भगवान! राजा की चीखने की आवाज सुनकर गिरधर दौड़कर उनके पास पहुंचता है। महाराज, क्या हुआ महाराज? लगता है हमारे पैरों में किसी ने काट लिया है।
गिरधर तुरंत ही राजा के पैर को देखता है। पैर के अंगूठों पर सांप के काटने के निशान थे। महाराज, लगता है आपको किसी सांप ने काट लिया है। और फिर देखते ही देखते राजा वहीं बेहोश हो जाता है। शिल्पकार तुरंत राजा के अंगूठे को एक कपड़े से बांध देता है। हे भगवान, लगता है कोई विषैला सांप था। इससे पहले कि जहर पूरे शरीर में फैल जाए, जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन आसपास कोई वैद्य मिलना भी तो मुश्किल है। अगर राजा जी के अंगूठे को नहीं काटा गया तो इनकी जान भी जा सकती है। और फिर हालत की गंभीरता को देखते हुए शिल्पकार राजा के पैर का अंगूठा काट देता है। और फिर जैसे तैसे राजा को रानी के पास ले जाया जाता है। हे भगवान, ये महाराज को क्या हो गया? महारानी, राजा को किसी विषैले सांप ने काट दिया था और जहर पूरे शरीर में फैल रहा था। इसीलिए जहर को फैलने से रोकने के लिए मुझे क्या शिल्पकार? मुझे राजा जी का अंगूठा काटना पड़ा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझसे बिना पूछे महाराज का अंगूठा काट दिया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विकलांग बना दिया। महारानी, उतना समय नहीं था। अगर मैं जल्दी ही कुछ ना करता तो महाराज की जान भी जा सकती थी। दुष्ट, एक तो तुमने महाराज को विकलांग बना दिया और ऊपर से बहाने बना रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज पर आघात करने के जुर्म में तुम्हें कैद किया जाएगा। इधर राजा की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही थी, जिसे देख सारथी मधु कहता है, रानी जी, अभी ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द महाराज को किसी वैद्य के पास ले जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन यहाँ इस घने जंगल में कोई वैद्य कहाँ मिलेगा? हाँ, याद आया, क्यों ना हम उसी ऋषि के पास चले जाते हैं जो हमें आते वक्त मिले थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। ऋषि? कौन ऋषि? वो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी चलो यहाँ से। और फिर सभी उस ऋषि के झोपड़े पर पहुँचते हैं जिसने रानी को श्राप दिया था। तपस्वी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार और जिद में आकर आपको बहुत भला बुरा कह दिया था। दया करके मुझे माफ कर दीजिए और हमारे राजा की जान बचा लीजिए। इन्हें किसी विषैले सांप ने काट लिया है। जी तपस्वी जी, दया करके महाराज को बचा लीजिए। इनकी हालत बहुत गंभीर है। एक तो महाराज को सांप ने काट लिया और ऊपर से इस दुष्ट शिल्पकार ने उनका अंगूठा काटकर महाराज को विकलांग बना दिया। इसे तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, मैं देखता हूँ। और फिर सभी महाराज को झोपड़े में ले जाकर लिटा देते हैं। एक और जहाँ ऋषि सुनक महाराज को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए औषधि लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बेचारा शिल्पकार अपने किए पर पछता रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। भला मुझे क्या पड़ी थी जो मैंने महाराज की जान बचाने के लिए उनका अंगूठा ही काट दिया। लो, अब भलाई करने का अंजाम भुगतो। काफी देर बाद ऋषि सुनक अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग उचित समय में उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छा हुआ इस शिल्पकार ने महाराज का अंगूठा काट दिया था। यदि जहर पूरे शरीर में फैल जाता तो महाराज की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसलिए वो शिल्पकार और ऋषि सुनक से माफी मांगते हुए कहती है, तपस्वी जी, मेरे हठ और अहंकारी स्वभाव के कारण आज महाराज मौत के मुंह में चले गए थे। मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन आज आपने ही मेरे महाराज की जान बचाई है। रानी को अपने किए पर पछताते देख ऋषि सुनक उसे समझाते हुए बोले, महारानी, कोई भी इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। अहंकार और हठ से किसी का भी भला नहीं हुआ है। आप सही कहते हैं तपस्वी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शिल्पकार, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, जबकि आज तुम्हारे कारण ही महाराज जीवित बच पाए हैं। अरे नहीं महारानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज के काम आ सका। और फिर ऋषि सुनक के प्रयास के कारण महाराज जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। तपस्वी जी, मुझे अभी अभी सारी बातें पता चली। एक और जहां आपने मुझे नया जीवन दान दिया है,
वहीं दूसरी तरफ महारानी को सद्बुद्धि देकर इन्हें भी नया जीवन दिया है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन महल तो बनेगा ना? तभी शिल्पकार घबराते हुए बोलता है। जी महारानी जी, जैसी आपकी इच्छा।